हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में कक्षा 11वीं के समाज शास्त्र के पाठ पाश्चात्य समाजशास्त्री एक परिचय। तो आपको सबसे पहले मैं पाठ का अर्थ समझाता हूँ। पाश्चात्य समाजशास्त्री का अर्थ है पश्चिमी देशों के समाजशास्त्री। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ठीक है, फ्रांस के समाजशास्त्रियों ने क्या दिया। तो पश्चिमी देशों के समाजशास्त्रियों ने जो समाजशास्त्र के बारे में अपने विचार प्रकट किए वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर बहुत सरल होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखें। और जिन बच्चों ने या जिन दोस्तों ने पहली बार चैनल में इस वीडियो को देखा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 11वीं के समाजशास्त्र की सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार ब्रीफली बता दूं आपको। ज्ञानोदय यानी ज्ञान का उदय अथवा वैज्ञानिक क्रांति, कि विज्ञान में जब क्रांति हुई, लोगों में ज्ञान का विकास हुआ, तब समाजशास्त्र का विषय कैसा था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान समाजशास्त्र का क्या मूल्य था। औद्योगिक क्रांति के समय समाजशास्त्र के बारे में क्या बातें प्रचलित थी। साथ में 3 महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों के योगदान के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक कार्ल मार्क्स हैं, एमिल दुर्खाइम है, मैक्स वेबर है। तो इनके नज़रिए से हम पश्चिमी देशों के समाजशास्त्रियों के नज़रिए को जानेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। एक एक पॉइंट को मैं विस्तार से समझाऊंगा और सरल शब्दों में समझाऊंगा। तो पहला ही पॉइंट है, इसको डीपली समझना है कि समाजशास्त्र के अभ्युदय मतलब उत्पन्न, उदय होने के 3 क्रांतियों का महत्वपूर्ण हाथ है। देखो, समाजशास्त्र के बारे में आप जानते हैं कि समाज के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं वह समाजशास्त्र आता है। ठीक है, और समाज में कौन रहते हैं? व्यक्ति लोग रहते हैं, हम लोग रहते हैं, आप लोग रहते हैं। तो 3 क्रांतियों ने समाजशास्त्र के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सबसे पहला है ज्ञानोदय वैज्ञानिक क्रांति। सिंपल भाषा में विवेक युग, यानी कि जब लोगों में ज्ञान का विकास हुआ। आरंभ में आदि मानव के रूप में जब हम लोग रहा करते थे तो कच्चा मांस खा लेते थे, कच्चे कंदमूल खा लेते थे। आग का आविष्कार किया तो पका कर खाने लगे, फिर वस्त्र का आविष्कार किया तो हम कपड़े पहनने लगे। तो ये क्या है? विवेक का युग। यानी लोगों में जब विवेक उत्पन्न हुआ, ज्ञान उत्पन्न होने लग गया, तो समाजशास्त्र के बारे में जो अध्ययन करने की रणनीति थी वो बदलने लग गई। फ्रांसीसी क्रांति, सब परिचित हैं इससे। कक्षा 9वीं का जो पहला चैप्टर है 10वीं के दूसरे चैप्टर में ये इसके बारे में डिटेल से दे रखा है, जो 1789 में की गई थी। ठीक है, इसमें क्योंकि पहली बार कहते हैं दुनिया में पहली बार जब लोगों ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई तो वो क्रांति थी फ्रांसीसी क्रांति। फिर औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है कि भाई बड़ी मात्रा में उद्योग धंधे स्थापित किए गए। आपको पता होगा सबसे पहले औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुई थी 1850 के दशक में, फिर अमेरिका में हुई थी उसके बाद, और आज तो हर जगह हो ही रही है। तो 3 महत्वपूर्ण क्रांतियों का, अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, क्योंकि 20 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा या 40 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा, तो और साथ में सीयूईटी की तैयारी करने में भी हेल्प मिलेगी आपको। तो वो 3 क्रांतियाँ कौन सी थी जिसने समाजशास्त्र के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो तुरंत बताएंगे बेटा। वैज्ञानिक क्रांति, या जिसे हम ज्ञानोदय भी बोल सकते हैं, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति। अब ज्ञानोदय क्रांति क्या है इसके बारे में आपको मैं समझाता हूँ। देखो भाई, नाम से स्पष्ट है, ज्ञान का उदय है ना। आप इतनी टफ लैंग्वेज में अगर आपके सामने जो प्रिंट माध्यम आ रहा है, डरना नहीं, बिल्कुल मैं समझाऊंगा आसान शब्दों में ही कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का अर्थ है एंडिंग में, और 18वीं शताब्दी के पश्चिमी यूरोप में संसार के बारे में सोचने विचारने के बिल्कुल नए और मौलिक दृष्टिकोण का जन्म हुआ। भाई देखो, लोगों का जो विकास हुआ, सही कहा जाए तो 17वीं सेंचुरी में, जब 1498 में गुटनबर्ग ने पहली पुस्तक छापी बाइबल की, लोग उसे पढ़ने लग गए, यहाँ की पुस्तकें वहाँ जाने लग गई, ज्ञान का आदान प्रदान किया जाने लगा। जब ज्ञान फैला तो लोगों में मस्तिष्क का विकास हुआ, लोग सोचने लग गए। जैसे अभी इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, ये कैसे किया है? अपने विवेक से किया ना। तो 17वीं शताब्दी के एंडिंग में और 18वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में पश्चिमी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, चैप्टर का नाम ही पाश्चात्य समाजशास्त्री, तो पश्चिमी यूरोप में संसार के बारे में सोचने समझने के बिल्कुल नए व मौलिक दृष्टिकोण का जन्म हुआ। इसे हम ज्ञानोदय या प्रबोधन के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम जानते हैं? ज्ञानोदय। तो ज्ञानोदय का विकास कब हुआ? 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, 18वीं शताब्दी के आरंभ में। कहाँ पे हुआ? पश्चिमी यूरोप में। और ये क्या है ज्ञानोदय? कि लोगों में नए नए ज्ञान, नए नए सोचने की शक्ति का विकास हुआ। नए नए ज्ञान, ठीक है, आप सिंपल भाषा में देखेंगे, नए नए ज्ञान व सोचने की शक्ति का विकास हुआ। ठीक है, और लोगों ने समाज के बारे में नए नए व्याख्याएं प्रस्तुत की। आगे समझते हैं। इस नए दर्शन ने जहाँ एक तरफ मनुष्य को
संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित किया। वहीं दूसरी तरफ विवेक को मनुष्य की मुख्य विशेषता। भाई देखो, ज्ञानोदय काल में एक महत्वपूर्ण घटना ये घटी गई कि पहले हम मनुष्य को सेकंड मानते थे, देश को मानते थे कि भाई देश में ऐसा हो रहा है, राजा को ऐसा मानते थे, हम लौकिक शक्तियों को ऐसा मानते थे। लेकिन 17-18 सेंचुरी में मनुष्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना कि अगर संसार है तो मनुष्य की वजह से, जिस संसार में मनुष्य नहीं होंगे वो संसार ही नहीं होगा। तो ब्रह्मांड का केंद्र क्या? मनुष्य। एक महत्वपूर्ण बात है कि ज्ञानोदय काल में किसको केंद्र में रखा गया? आप तुरंत कहेंगे मनुष्य को क्या केंद्र में रखा गया। तो ज्ञानोदय काल में केंद्र में रखा गया बेटा मनुष्य को, ठीक है। और उसके सबसे खास बात क्या थी? मनुष्य में विवेक, नॉलेज। इंसान और जानवर में सिर्फ एक फ़र्क है कि मनुष्य में सोचने समझने की क्षमता होती है, जबकि जानवर में नहीं होती। खाता वो भी है, जीता वो भी है, मरता वो भी है, मरते इंसान भी है। लेकिन मनुष्य और जंतु में सिर्फ एक ही अंतर है, वो है विवेक का। तो लोगों ने मनुष्य को केंद्र में रखना शुरू कर दिया और साथ में मनुष्य की जो खास बात क्या थी कि उसके अंदर विवेक था, वह सोच समझ के अपने व्यवहार करता था, ठीक है। ज्ञान का उदय हुआ। इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञानोदयों को एक संभावना से वास्तविक यथार्थ में बदलने में उन वैचारिक प्रवृत्तियों का हाथ है जिन्हें आज धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक सोच, मानवतावादी सोच कहते हैं। तो जो मैंने अभी ऊपर सिंपल भाषा में समझाया, उसका जो लिखित भाषा में जो कठिन अर्थ है वो ये है कि जो ज्ञानोदय एक तरीके से वो क्या है कि मानव को केंद्र में रख के उसके विवेक के बारे में समझने लग गए। और आज हम धर्मनिरपेक्षता, भाई आप आज इंसान धर्म के नाम पे बहुत कम लड़ता है, फॉरेन में तो बहुत कम लड़ता है, इंडिया में हालांकि लड़ाई हो जाती है। वैज्ञानिक सोच कि कोई भी चीज़ घट रही है तो क्यों हो रहा है, और मानवतावादी सोच कि जो व्यक्ति अब सोचने समझने लग गया, हर चीज़ जो भी घटना संसार में घट रही है उसको लॉजिकल आंसर करने लग गया, तो ज्ञानोदय का विकास हुआ। तो समाजशास्त्र के विकास में ज्ञानोदय का मतलब क्या है कि मनुष्य ने अपने विवेक का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? विवेक का, ज्ञान का प्रयोग किया। यही ज्ञानोदय काल था, ठीक है। इस मानव व्यक्ति को ज्ञान का पात्र, तो बार बार वही शब्द दोहराया जा रहा है कि ज्ञानोदय काल में ज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान मिला। और ज्ञान किसके अंदर होता है? मनुष्य के अंदर होता है। तो इस मानव व्यक्ति को ज्ञान का पात्र की उपाधि दी गई। केवल उन्हीं व्यक्तियों को पूर्ण रूप से मनुष्य माना गया जो विवेकपूर्ण ढंग से सोच विचार कर सकते थे। जो इस काबिल नहीं समझे गए उन्हें आदि मानव समझा गया, ठीक है। कहते नहीं या टीचर कहते हैं गुस्सा होता तो इंसान है कि जानवर है, वो क्यों कहते हैं? भाई तो तुम समझ रहे हो कोई चीज़ को तो तुम्हें इंसान कहेंगे, जब तुम नहीं समझोगे कहेंगे तुम जानवर हो, गधे हो। तो वही एक चीज़ है कि ज्ञानोदय काल में क्या हुआ कि मनुष्य के ज्ञान को प्रमुखता मिली, मनुष्य में ज्ञान का विकास हुआ। और मनुष्य में जब ज्ञान का विकास हुआ तो मनुष्य ने समाज के बारे में सोचना शुरू कर दिया। और जब समाज के बारे में सोचना शुरू कर दिया तो समाजशास्त्र का विकास हुआ, ठीक है। तो 3 क्रांतियाँ ज्ञानोदय काल कब हुई थी? 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ये जो आपको याद रखना है, और 18वीं शताब्दी के आरंभ में। कहाँ पे? यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में, ठीक है बेटा, यूरोप में। अब फ्रांसीसी क्रांति, पहला वाला क्या था? ज्ञानोदय काल। ज्ञानोदय क्या हुआ कि मनुष्य ने अपने ज्ञान का प्रयोग करना शुरू कर दिया। साधारण शब्दों में एक बात कहेंगे कि मनुष्य ने इस काल में ज्ञान का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया और अपने ज्ञान से समाज के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अब दूसरा टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। इससे सब परिचित हैं आप। फ्रांसीसी क्रांति कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 को हुई थी, ठीक है। किसने करी थी? वहाँ के आम लोगों ने करी थी। अब इसने कैसे किया कि 1789 ने व्यक्ति और राष्ट्र राज्य के स्तर पर राजनीतिक संप्रभुता का मतलब होता है कि किसी भी देश में उसके निवासियों का ही हक होता है। यानी कोई बाहर का व्यक्ति आके भारत को नहीं कह सकता कि भारत मेरे अंडर में है। भारत में जो अगर कोई मंत्री बनना चाहता है, भारत में कोई IAS अफसर बनना चाहता है तो भारतीय होना चाहिए वो। तो संप्रभुता की आगमन की घोषणा की। आपको बता चुका हूँ मैं कि सबसे पहले दुनिया में कई क्रांति हुई थी। कहाँ हुई थी? फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति से मनुष्य में विवेक आया, ज्ञान आया। फिर मानव अधिकार के घोषणा पत्र ने सभी नागरिकों को समानता पर बल दिया और जन्मजात अधिकारों की वैधता पर प्रश्न उठाया। जैसे पादरी वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त थे, उनकी वैधता, उनकी लायबिलिटी पर जवाब उठाया कि नहीं, कोई जन्म से विशेष नहीं है, सभी इक्वल हैं, ठीक है।
अब आप सोचोगे सर ये फ्रांसीसी क्रांति हिस्ट्री का हम समाजशास्त्र में क्यों पढ़ रहे हैं? भाई समाजशास्त्र में हम समाज के बारे में पढ़ेंगे और समाज का संबंध मनुष्यों से, यानी जो भी घटना घटी इतिहास में और इंसान से जुड़ी है वह समाजशास्त्र में ही आएगी। इसने व्यक्ति को धार्मिक अत्याचारी शासन से मुक्त किया जो फ्रांस की क्रांति के पहले वहाँ अपना वर्चस्व बनाया हुआ था। फ्रांस की क्रांति ने 3 चीज़ दी है वर्ल्ड को: स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व यानी कि भाईचारा, ठीक है, और आधुनिक राज्य, सभी राज्यों के नारे बने। तो समाजशास्त्र का उदय पश्चिमी देशों से हुआ है। अब बोलोगे सर समाजशास्त्र का उदय पश्चिमी देशों से किस प्रकार हुआ? भाई लोगों में ज्ञान का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ? पश्चिमी देशों में हुआ, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति कहाँ हुई? पश्चिमी देशों में हुई। और क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य क्या था कि सभी लोगों का भला करना, और समाजशास्त्र में हम सभी लोगों के भले के बारे में सोचते हैं, उसे हम समाजशास्त्र कहते हैं। तो ऐसे समाजशास्त्र जो विषय बना वो आज बना है जब लोगों ने समाज के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अब औद्योगिक क्रांति स्टार्टिंग ब्रिटेन में हुई थी 1850 में, 1780 से 1850 तक में सबसे पहले हुई थी ब्रिटेन में, ठीक है। तो आधुनिक उद्योगों की नींव औद्योगिक क्रांति के बाद। औद्योगिक क्रांति का अर्थ है कि विशाल मात्रा में उत्पादन का कार्य फैक्ट्रियों द्वारा किया जाना, कारखानों द्वारा किया जाना, ठीक है। जिस घटना से उत्पादन में वृद्धि होती है उसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। मान लो घर में अचार बनाते हो, आप 1 किलो बना पाओगे, लेकिन यही अचार फैक्ट्री में बन रहा है तो 50 किलो बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? औद्योगिक क्रांति, यानी उद्योग के क्षेत्र में बहुलता, वृद्धि। तो ब्रिटेन में शुरू हुई थी सबसे पहले। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि उत्तरार्ध में और 19वीं शताब्दी के आरंभ में। अब उत्तरार्ध मतलब अगर सही मायने में डेट क्लियर करूँ तो 1780 से 1850 तक सबसे पहले हुई थी ब्रिटेन में। 1850 के बाद हुई थी अमेरिका आदि देशों में। तो ये उत्तरार्ध मतलब एंडिंग में, ये एंडिंग का टाइम है। और 19वीं शताब्दी के आरंभ यानी कि 1850 की स्टार्टिंग में। इसके 2 मुख्य पहलू क्या थे? पहला, विज्ञान और तकनीकी का औद्योगिक उत्पादन में व्यवस्थित प्रयोग, यानी जो टेक्नोलॉजी और साइंस के इन्वेंशन हुई, जैसे जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया, लोहे का पहला कॉडवेल कुक ने पुल बनाया था। ये सब चीज़ें क्या है? विज्ञान तकनीकी का औद्योगिक, यानी जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो इंडस्ट्री में यूज़ करना। भाई हाथ से कोई चीज़ बनाओगे बहुत देर में बनेगी, मशीन से बनाओगे जल्दी बन जाएगी। तो क्या है, हम उस ज्ञान का कहाँ यूज़ कर रहे हैं? उद्योग के क्षेत्र में कर रहे हैं, उत्पादन के क्षेत्र में कर रहे हैं। दूसरा, औद्योगिक क्रांति ने श्रम और बाजार को नए ढंग से बड़े पैमाने पर संगठित किए, जैसे कि पहले कभी नहीं हो। यानी कि पहले एक घर में भाई 2 लोग काम कर रहे हैं, अब एक फैक्ट्री में एक साथ 500 लोग काम कर रहे हैं। तो क्या हुआ? श्रम यानी मेहनत, और फिर बिकने के लिए ये नहीं कि एक ही दुकान एक गली में 10-15 दुकानें कर दी, भाई जिसका माल आपको अच्छा लगे उसका खरीद लो। तो ये 3 जो चीज़ें मैंने बताई आपको, क्या क्या बताई कि समाजशास्त्र का जो उदय हुआ वो पश्चिमी देशों में हुआ, ठीक है। कौन कौन सी क्रांति इंपॉर्टेंट है? ज्ञानोदय, इसमें क्या हुआ? इसमें मनुष्य में विवेक का विकास हुआ, ज्ञान का विकास हुआ, उसने समाज के बारे में सोचना शुरू कर दिया। दूसरा, फ्रांसीसी क्रांति समाज के सभी लोगों को स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा दिलवाया। औद्योगिक क्रांति सबको कमाने हेतु प्रेरित किया, ठीक है, इसको कमाने हेतु प्रेरित किया। इसमें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा आया समाज में, इसमें लोगों में सोचने समझने की शक्ति आई। तो इन 3 क्रांतियों ने क्या किया? समाजशास्त्र को जन्म दिया। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ रहा हो। कोशिश करूंगा और भी आसान शब्दों में आगे के कंटेंट समझाऊं। अब आपने औद्योगिक क्रांति कर ली, भाई आपने कारखाना स्थापित कर लिया, समाज में क्या परिवर्तन आएगा ये आप बिना पढ़े बता सकते हो। भाई देखो, अगर एक साथ एक जगह 500 लोग काम कर रहे हैं तो क्या होगा? भाई उनको काम ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर काम ठीक से नहीं करोगे तो निकाल देंगे, और उनकी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, सारा काम पैसा कमाने पर दिया जाएगा। तो ये समाज में कुछ परिवर्तन हुए। चलो उनको हम जो लिखा हुआ है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो शहरी इलाकों में बसे हुए उद्योगों चलाने के लिए मजदूरों की मांग हुई, तो लोगों ने विस्थापित लोगों को पूरा किया, यानी कि गांव से लोग अधिक मात्रा में शहर आ गए। सीधा सा पॉइंट है इसका। जब भी आपके सामने परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में क्या परिवर्तन हुए, तो हम सीधा बोल देंगे औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में विस्थापन हुआ, गाँव से लोग अधिक मात्रा में कारखाने वाले यानी शहरी इलाकों में आ गए, ठीक है। आज भी दिल्ली में बहुत सारे मजदूर रहते हैं। क्यों रहते हैं? भाई दिल्ली में अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छी उनको मजदूरी मिलती है, इसलिए रहते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट याद है कि लोग किस लिए, क्या बदलाव आया था? भाई औद्योगिक क्रांति के बाद, यानी कि औद्योगिकरण के बाद समाज में क्या परिवर्तन आया? समाज में औद्योगिक क्रांति के बाद
समाज में परिवर्तन, समाज में चेंजेस। ठीक है, सुन के याद हो जाएगा कि लोग अधिक मात्रा में गांव को छोड़कर शहर आ गए। दूसरा, कम तनख्वाह मिलने के कारण अपनी जीविका चलाने के लिए पुरुषों और स्त्रियों को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी लंबे समय तक खतरनाक परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। भाई दिहाड़ी कम होती है, मान लो स्टार्टिंग में अब परिवार का पेट तो पालना है, तो आप देखते हैं कि अब कारखानों में फीमेल मेल इवन छोटे बच्चे, क्यों एक्टिव ज़्यादा होते हैं, तो बच्चों को भी काम करवाया जाता था। यानी कि पहले पुरुष ही मजदूर थे, अब स्त्रियां और बच्चे भी मजदूर बन गए। ठीक है, क्यों? कम तनख्वाह मिलती थी जिसके कारण पूरे परिवार को काम करना पड़ता था कारखानों में। आधुनिक उद्योगों ने शहरों को देहात पर हावी होने में मदद करी। और क्या हुआ उद्योगीकरण से? देहात, गांव में लोग शहर की तरह जीवन, अब लोग कमाते हैं शहर में, फिर गांव जाते हैं, यहाँ की जीन्स फटी कटी पहनते हैं, वहाँ हीरो बनते हैं, चश्मा लगाते हैं, ठीक है, स्मार्टफोन लेके चमकाते हैं। तो ये क्या है? तो आधुनिक उद्योगों ने शहरों को देहात पर हावी, यानी जो हमारी संस्कृति थी गाँव में वो सब नष्ट हो गई। वहाँ पे अब जीन्स आ गई है, पहले वहाँ सब लुंगी में कुर्ता पजामा में घूमा करते थे। और आधुनिक शासन पद्धति के अनुसार राजतंत्र को सार्वजनिक और सामूहिक, अब राजा ये नहीं कि अपने भले के लिए सोचता था, अब राजा को पता था बेटा अगर मैं इनकी नहीं सुनूंगा तो मुझे हटा देंगे, तो सामूहिक जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। नए प्रकार की जानकारी व ज्ञान की आवश्यकता महसूस हुई। तो औद्योगिक क्रांति से जो नेगेटिव प्रभाव पड़े, नेगेटिव होता है नकारात्मक, भाई भीड़ भाड़ बड़ी शहरों में, ठीक है, मजदूरों को गंदी स्थितियों में काम करना पड़ा, उनको मजदूरी कम दी जाती थी, उनके स्वास्थ्य खतरा हुआ करता था। फ़ायदे क्या हुआ कि लोगों को माल अधिक मिलने लग गया, लोग सस्ता माल मिलने लग गया, लोगों के सामने ऑप्शन थे कि क्या खरीदें नहीं। और राज्य को जो सरकार, पहले राजतंत्र था यानी राजा ही सब कुछ फैसले लिया करता था, तो अब वो लोगों के अनुसार फैसला लेता था। तो ये औद्योगिक क्रांति के क्या थे बेटा? ये कारण थे, समाज में पड़ने वाले कारण। कार्ल मार्क्स, ये शक्ल देख रहे हो इनकी, ये कार्ल मार्क्स जी हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने बहुत ज़्यादा अच्छी पुस्तकें लिखी हैं। इनका मेन मोटिव था कि गरीबी रहे ना संसार में। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या कहा जो समाज में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। तो अब कार्ल मार्क्स के बारे में सुनना है। कार्ल मार्क्स का कहना था कि समाज ने विभिन्न चरणों में उन्नति की है। भाई समाज ने विकास किया है, ये चरण, स्टेप, चरण मतलब स्टेप, कौन कौन से स्टेप हैं? आदिम सामंतवाद, आदिम बहुत पुरानी अवस्था, फिर दासता कि लोग दास बनना शुरू हुए, सामंतवाद व्यवस्था, पूंजीवाद, समाजवाद। अब इनको मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ अपने तरीके से। आदिम सामंतवाद क्या था कि उस समय ज़मीन पर आदि मानव यानी कि जो लोग थे समाज में उनका ही अधिकार था, किसी की ये नहीं कि मेरी भूमि है मेरी ज़मीन है, कोई भी उस ज़मीन पे आप रह सकता था, कुछ भी उगा सकता था, कुछ भी खा सकता था, कोई मनाही थी। भाई ज़मीन इतनी थी, लोग कम थे तो लड़ाई थी नहीं। उस अवस्था को बोलते हैं आदिम अवस्था यानी आदिम सामंतवाद। दासता, फिर लोगों ने क्या किया, लोगों ने लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए, लोगों ने ज़मीन को हथियाना शुरू कर दिया और जो और गरीब थे उनको अपना दास बनाना शुरू कर दिया। दासता, सेकंड स्टेज दासता। थर्ड स्टेज सामंतवाद। सामंतवाद एक गंदी स्थिति थी जब सभी लोगों ने ज़मीन पे अपना मालिकाना हक जताना शुरू कर दिया, जिसके कारण आज मकानों के रेट इतने हाई हो गए हैं, वो सामंतवाद ही है। क्यों? ये मेरी ज़मीन है, मैं नहीं बेचूंगा इसे, ठीक है, या बेचूंगा तो ऊंची कीमत पे। भाई भगवान ने तुम्हें पैसे में ज़मीन बेची है? भगवान ने तो थोड़ी बेची है पैसे में, भगवान तो सबको ज़मीन बराबर दी है। बस अब सामंतवाद का जन्म हो तो क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा कि मेरी ज़मीन है मेरी ज़मीन है। पूंजीवाद, चौथा जो अभिशाप है समाज के लिए, पूंजीवाद, पैसा ही सब कुछ है, भाड़ में गया दुनियादारी। और पांचवा है समाजवाद। ये 5 स्थिति हैं। कार्ल मार्क्स ने बताया कि समाज का जो विकास हुआ इन 5 अवस्थाओं से होकर समाज का विकास हुआ। उनका मानना था कि बहुत जल्दी पूंजीवाद का स्थान समाजवाद ले लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूंजीवाद अभी भी टॉप पर है। समाजवाद होता है बेटा कि जो सरकार है वो समाज का भला सोचती है, जैसे अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है, वो समाज के लिए फ्री बिजली कर रखी है, फ्री पानी कर रखा है, डीटीसी महिलाओं के लिए फ्री यात्रा कर रखी है, ठीक है। ये क्या है? समाजवाद। पूंजीवाद क्या है? फॉरेन में होता है भाई, सब अपनी कंपनी लगाओ, पैसे कमाओ, जिसके आप पैसा नहीं उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। अब एक टॉपिक कार्ल मार्क्स ने कहा कि समाज में एक और स्थिति आती है, ये तो है ही कंडीशन, 5 कंडीशन आपको याद, आदिम पुरानी स्थिति, दासता जब दास बनाना शुरू कर लिया, सामंतवाद, पूंजीवाद, समाजवाद। अब आता है कि अलगाव। अलगाव का अर्थ होता है एक से अलग रहना। सिंपल से शब्दों में हम अलगाव का मतलब पढ़ें तो अलग रहना। आखिर कार्ल मार्क्स ने अलगाव के बारे में क्या कहा वो मैं आपको बताता हूँ। पूंजीवाद समाज में व्यक्ति स्वयं को दूसरों से अपने उत्पाद से दूर पाता है, इसे अलगाव कहते हैं। यानी कि पूंजीवाद व्यवस्था में
इंसान फैक्ट्री में काम तो कर रहा है, बिस्किट तो बना रहा है, लेकिन उस बिस्किट में उस मजदूर का कोई हक नहीं है। ठीक है, उसे कहते हैं अलगाव। सिंपल से कि मनुष्य काम कर रहा है, लेकिन जो काम कर रहा है उसका फ़ायदा किसी और को पहुंच रहा है, मनुष्य को जो काम कर रहा है उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। तो व्यक्ति स्वयं को दूसरों से और अपने उत्पाद से दूर पाता है। समझ में आ गया कि व्यक्ति स्वयं को दूसरों से, यानी कि एक कंपनी में 10 लोग हैं, वो 10 लोग आपस में कोई एक दूसरे की हेल्प नहीं कर रहे, वो 10 के 10 सरकार किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। फ़ायदा किसको हो रहा है? कंपनी को हो रहा है। ना इसको फ़ायदा हो रहा, ना इसको फ़ायदा हो रहा, ना ये इससे बात कर पा रहा, ना इससे बात कर पा रहा। तो क्या है, व्यक्ति स्वयं को दूसरों से दूर पाता है और अपने उत्पाद से दूर पाता है। इसे अलगाव कहते हैं। याद हो जाएगा कि ऐसी स्थिति जिसमें मनुष्य स्वयं को दूसरों से और उत्पाद से, यानी कि प्रोडक्ट से अपने आप को दूर पाता है, उससे कोई जुड़ाव नहीं रहता, इसे अलगाव कहते हैं। पूंजीवाद समाज में मनुष्य प्रकृति से भी अलग रहता है। क्यों भाई? सुबह उठना है, काम पे जाना है, शाम को आना है, फिर पैसा कमाएगा, उसको कोई टाइम नहीं कि वो प्रकृति का एंजॉयमेंट कर पाए। परंतु फिर भी कार्ल मार्क्स का मानना था कि पूंजीवाद मानव इतिहास में एक आवश्यक है प्रगतिशील चरण रहा, क्योंकि इसने ऐसा वातावरण तैयार किया जो समान अधिकारों की वकालत करने, शोषण, गरीबियों को समाप्त करने की आवश्यकता। देखो, हालांकि पूंजीवाद नेगेटिव है, लेकिन पूंजीवाद का मार्क्स ने एक माना था कि अगर लोगों के पास पूंजी आएगी तो उस पूंजी का उपयोग करेंगे लोगों की भलाई के लिए, ना कि अपना पेट पालने के लिए। लेकिन लोगों ने क्या उसके उल्टा किया। अब कार्ल मार्क्स तो नहीं रहे, लेकिन जब हम पढ़ते हैं उनकी बुक्स को तो पाते हैं कि जो उन्होंने सोचा था वो वैसा हुआ नहीं। हाँ, जो उन्होंने नेगेटिव सोचा था वही चल रहा है कि पूंजीवाद आएगा, ये सामंतवाद आएगा, ये सब चल रहा है, लेकिन समाजवाद अभी भी आने में समय है। ठीक है, तो पूंजीवाद में अलगाव का मतलब क्या है? वो बंदा प्रकृति से दूर रहता है। कैसे दूर रहता है? कि सुबह गया, शाम काम पे, शाम को आया। अन्य व्यक्ति से कोई मतलब नहीं कि उस कंपनी में 500 लोग हैं, वो 500 को जानता ही हो, 500 उससे बातचीत करते हो। उत्पादन की प्रक्रिया में और स्वयं से मतलब क्यों? जब 8-10 घंटे काम करेगा तो अपने बारे में कब सोच पाएगा? तो पूंजीवाद में अलगाव को हम 4 स्थितियों से दर्शा सकते हैं। वो पूंजीवाद में व्यक्ति प्रकृति से अलग रहता है, दूर रहता है, अन्य व्यक्तियों से दूर रहता है, खुद से दूर रहता है और उत्पादन प्रक्रिया से दूर रहता है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने किसके बारे में कहा? पूंजीवाद के बारे में कहा, और कहा कि समाज का जो विकास हो 5 अवस्थाओं से होकर हो रहा है। 4 अवस्थाएं तो चल रही हैं, 5वीं आने आएगी इनके अकॉर्डिंग, लेकिन इनकी ध्यान तो हो चुका है, अभी तक आई नहीं। चलो भाई, अर्थव्यवस्था का मतलब आपको पता है, इकोनॉमिक्स। जो भी जानकारी पैसे से जुड़ी है उसको हम अर्थव्यवस्था के रूप में मानते हैं। तो अर्थव्यवस्था के बारे में मार्क्स क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था के बारे में मार्क्स की धारणा थी कि उत्पादन के तरीकों पर आधारित होती है। ठीक है, यानी कि कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, फैक्ट्री से हो रहा है, मशीनों से हो रहा है, लोगों द्वारा हो रहा है। उत्पादन की शक्तियों से तात्पर्य है उत्पादन के उन सभी साधन से, भूमि, मजदूर, तकनीक, ऊर्जा, विभिन्न। भाई देखो, कोई भी चीज़ आपको बनाने के लिए क्या चाहिए? ज़मीन, मजदूर, पैसा, साधन, ये सब चाहिए। तो ये क्या है? ये उत्पादन की शक्तियाँ हैं। यानी कोई भी उत्पादन जब हो सकता है जब किसी व्यक्ति के पास, मान लो आपको कोई कंपनी खोलनी है, तो सबसे पहले आपको पैसा चाहिए, है ना, पूंजी चाहिए, फिर भूमि चाहिए, फिर मजदूर, फिर टेक्नोलॉजी, फिर ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब ये होता है कि भाई अगर मशीन चल रही है बिजली से तो बिजली चाहिए, डीजल से चल रही है तो डीजल चाहिए, और भी विभिन्न साधन। ठीक है, अर्थव्यवस्था कैसे होती है? उत्पादन से निर्भर होती है। उत्पादन की व्यवस्था को एक इमारत की तरह ले सकते हैं, जिसका एक आधार होती है, ऊपर एक ढांचा, यानी कि उत्पादन एक पूरा बिल्डिंग के तरीके से। कैसे? ये सामान है जो उत्पादन हुआ है, नीचे आधार में क्या क्या है भाई? भूमि, पूंजी, मजदूर, ऊर्जा के साधन, ये सब काम करेंगे तभी तो इनकम होगी। तो अर्थव्यवस्था में ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है याद करने। किसी भी अर्थव्यवस्था में ये सब चीज़ें हों, भूमि, मजदूर, तकनीक, तो वह अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था का आधार प्राथमिक तौर पर आर्थिक होता है, मतलब पैसा कमाना। इसमें उत्पादक शक्तियाँ, उत्पादन संबंध, यानी सारा काम कुछ ना कुछ प्रोडक्शन पर निर्भर करता है, और प्रोडक्शन करने के लिए कुछ काम करने वाले होते हैं और कुछ चीज़ें बनती हैं। तो कुछ समझ में आया? एक आसान शब्दों में फिर से समझाता हूँ आपको कि उत्पादन के तरीकों पर, इसने कहा मार्क्स ने कि अर्थव्यवस्था क्या है कि ये उत्पादन के तरीकों पर डिपेंड होती है। यानी अर्थव्यवस्था जो पूरी डिपेंड है बेटा, वो उत्पादन के तरीकों पर है। और उत्पादन शक्तियाँ, तरीके और शक्तियाँ, शक्तियों में क्या क्या आ जाएगा? भूमि, मजदूर, तकनीक, ऊर्जा, ये सब मिलके
अर्थव्यवस्था के निर्माण में सहायता करती है। ठीक है, अभी मैं आपको अगले पॉइंट समझाता हूँ। उत्पादन के साधन, कोई भी चीज़ बनाओगे आप तो कुछ चीज़ चाहिए होगी आपको, क्या क्या, भूमि, मजदूर, तकनीक, ये साधन है जिसके हेल्प से आप कोई चीज़ बनाते हो। और उत्पादन संबंध, वे सभी आर्थिक संबंध जो मजदूर संगठन के रूप में, यानी कि मजदूर क्या है भाई, आपके पास सब कुछ है, भूमि है, तकनीक है, पैसा है, लेकिन जब तक मजदूर उस काम से जुड़ेंगे नहीं तो उत्पादन कैसे होगा। तो उत्पादन में दो चीज़ें चाहिए होती हैं। कौन कौन चीज़ चाहिए होती हैं? उत्पादन शक्तियाँ और उत्पादन संबंध। उत्पादन शक्तियाँ, तो कार्ल मार्क्स ने सिंपल शब्दों में कहा है कि अर्थव्यवस्था का आधार आर्थिक होता है। ये पॉइंट याद कर लोगे तो पूरा कंटेंट क्लियर हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था का आधार प्राथमिक तौर पर आर्थिक होता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, उत्पादन शक्तियाँ होती हैं, उत्पादन संबंध। उत्पादन शक्तियाँ मतलब जो चीज़ चाहिए होती है, कोई चीज़ हमें बनाने में, बिस्किट बनाने के लिए भी हमें चीज़ें चाहिए होगी, नमक चाहिए, चीनी चाहिए, पानी चाहिए, आटा चाहिए, ज़मीन चाहिए, जगह चाहिए, बिजली चाहिए, मशीन चाहिए। तो ये क्या है? शक्तियाँ। और दूसरा है संबंध। संबंध में आते हैं मजदूर, ठीक है, और मजदूर कैसे काम कर रहे हैं। मार्कस ने आर्थिक संरचनाओं, प्रक्रियाओं पर अधिक बल दिया क्योंकि उनका विश्वास था कि मानव इतिहास में प्रत्येक समाजी व्यवस्था की नींव है। तो मार्कस ने कहा कि कोई भी समाज तभी बनेगा जब आर्थिक रूप से वो आपस में जुड़े होंगे, संरचना आर्थिक रूप से बने होंगे। अगर कोई इंसान पैदा होता है, कोई काम नहीं करेगा तो कैसे अपना पेट भरेगा। कार्ल मार्क्स एक अच्छे समाजशास्त्री थे। उन्होंने वर्ग संघर्ष के बारे में भी अपने विचार प्रकट किए। वर्ग संघर्ष क्या होता है? जब दो विभिन्न वर्ग, यानी अमीर वर्ग हो गया, गरीब वर्ग, आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो उससे बोले वर्ग संघर्ष। यानी दो ग्रुपों के बीच संघर्ष को हम वर्ग संघर्ष कह सकते हैं। वो अमीर गरीब के बीच हो सकता है, गरीब और गरीब के बीच हो सकता है, ठीक है, राजा और प्रजा के बीच, सरकार और विपक्ष के बीच हो सकता है। तो जब उत्पादन के साधनों में परिवर्तन आता है, ठीक है, तब विभिन्न वर्गों में क्या होता है? संघर्ष बढ़ जाता है। कार्ल मार्क्स का मानना था कि वर्ग संघर्ष सामाजिक परिवर्तन लाने वाली मुख्य ताकत होती है। मार्क्स वर्ग संघर्ष के प्रतिवादक थे। तो मार्क्स ने मुख्यतः वर्ग संघर्ष के बारे में लिखा कि जो समाज में परिवर्तन आते हैं वर्ग संघर्ष से आते हैं। कैसे? कि समाज में दो लोग होते हैं। दो लोग कौन से होते हैं? एक तो होते हैं मजदूर जो काम करते हैं, एक होते हैं मालिक जो काम का फ़ायदा उठाते हैं। और मजदूर कभी मालिक से खुश नहीं होता, मालिक कभी मजदूर से खुश नहीं होता। इनके बीच क्या चलता रहता है? संघर्ष। और संघर्ष से क्या उत्पन्न होता है? वर्ग संघर्ष। पूंजीवाद व्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजीवाद वर्ग का अधिकार, जो मैंने अभी समझाया मालिक का। तो पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के सभी जो साधन होते हैं, जितने भी साधन हैं, मतलब चाहे मजदूर हो, चाहे ज़मीन हो, उस पर किसका हक होता है? पूंजीवाद वर्ग, मालिक का हक होता है। श्रमिक वर्ग का उत्पादन के सभी साधनों पर अधिकार समाप्त हो गया है। जो मजदूरी करने जाता है उसका कोई हक नहीं है, वो अपना काम कर रहा है, 8 घंटे दे रहा है बस, और बदले में तनख्वाह ले रहा है, इससे ज़्यादा उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में जो सभी साधन होते हैं किसके हाथ में होते हैं? पूंजीवादी वर्ग के हाथ में होते हैं। और पूंजीवादी वर्ग कौन सा था? मालिक वर्ग, जिसने पैसा लगाया, फैक्ट्री ली, मजदूर बुलाए, जगह दी, ठीक है। ये सब संघर्ष होने के लिए आवश्यक है कि वर्ग अपने हित तथा हित पहचान के प्रति जागरूक हो। यानी मालिक से मजदूर कब लड़ेंगे? जब मजदूरों को पता हो कि मालिक उनका बुरा कर रहा है, तभी लड़ेंगे। तो संघर्ष होने के लिए क्या जरूरी है? कि जो वर्ग लड़ रहा है उसको अपने हित की पहचान हो कि क्या अच्छा है मेरे लिए, क्या बुरा है। इस प्रकार वर्ग चेतना के विकसित होने के उपरांत उनके द्वारा शासक को वर्ग को उखाड़ फेंका जाता है जो पहले शासित है। इसे हम क्रांति कहते हैं। यानी कि अगर लगता है कि मालिक उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है बार बार, तो लोग वो कंपनी छोड़ देंगे और किसी दूसरे मालिक की नौकरी कर लेंगे। तो सीधे शब्दों में कार्ल मार्क्स जो कहते हैं वो समाज के बारे में पूंजीवाद समाज के बारे में कार्ल मार्क्स ने बोला, साथ में वर्ग संघर्ष के बारे में बोला, और साथ में अर्थव्यवस्था। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार जो अर्थव्यवस्था है वो किस पे आधारित होती है? आर्थिक प्रणाली पर। और आर्थिक प्रणाली में उत्पादन संबंध और उत्पादन शक्तियाँ होती हैं। ये आपको पॉइंट याद करने हैं। अब एक नए समाजशास्त्री एमिल दुर्खाइम, इसने समाजशास्त्र के बारे में क्या कहा है कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन दूसरे विज्ञानों की तुलना में अलग है। साइंस में हम पढ़ते हैं कि भाई सूरज कितना गर्म क्यों होता है, पृथ्वी सूरज की दूरी क्या है, ठीक है, और कितनी देर में प्रकाश पृथ्वी पर आता है, साइकिल स्पीड से चल रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये सब किसने पढ़ते हैं? हम साइंस। तो दुर्खाइम ने कहा कि समाजशास्त्र
कि जो विषय वस्तु है वो अन्यों से अलग है। अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह इसे भी अनुभवात्मक विषय होना चाहिए था। ठीक है, ये मानते हैं कि जो हम समाजशास्त्र को साइंस नहीं समझते, तो एमाइल दुर्खाइम ने सिंपल शब्दों में कहा कि जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, कंटेंट है, वो सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है। समाज में जो जो घटनाएं घट रही हैं वे अन्य विज्ञानों से भिन्न है। क्यों है भाई? साइंस में हम विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री में इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, हिंदी में भाषा के बारे में, लेकिन समाजशास्त्र में हम लोगों के बारे में पढ़ते हैं। और जब तक लोग ही नहीं रहेंगे तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सामाजिक ये विज्ञान आएगा कैसे? तो कहा जाता है कि जैसे हर विज्ञान में एक्सपीरियंस को महत्व देते हैं, उसी प्रकार इसमें भी एक्सपीरियंस को महत्व देना चाहिए और ये अन्य विज्ञानों को ही अपने में समावित करता है। एमाइल दुर्खाइम मानते हैं कि समाजशास्त्र में सभी विषय समाहित हो सकते हैं, और सच भी है। सामाजिक तथ्य, ये सामाजिक तथ्य क्या है? इन्होंने अपनी पहली लाइन में क्या कहा है कि इनकी विषय वस्तु कैसी है? सामाजिक तथ्य, समाज में जो फैक्ट हैं उनका अध्ययन करना। तो क्या क्या सामाजिक तथ्य? दुर्खाइम के लिए समाज एक सामाजिक तथ्य था, तथ्य मतलब फैक्ट था, जिसका अस्तित्व नैतिक समुदाय के रूप में व्यक्ति के ऊपर था, यानी कि लोगों से मिलकर समुदाय बनाए, उसके अध्ययन ही समाजशास्त्र है। ये किसने कहा? एमिल ने कहा। एमिल ने कहा कि समाजशास्त्र एक समाज का अध्ययन है जिसमें व्यक्ति रहते हैं। सामाजिक तथा वस्तुओं की तरह, सामाजिक तथ्य वस्तुओं की तरह ही होते हैं। ये व्यक्ति के लिए बाह्य होते हैं परंतु उनके आचरण को बाधित करते हैं। यानी जो भी समाज में चीज़ चल रही है वो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। भाई अगर मान लो बाढ़ आ रही है किसी इलाके में, तो लोग अपने घर में रहेंगे ना, तो समाज में जो भी एक्टिविटी हो रही है उस पर मनुष्य के आचरण बाधित होते हैं। कानून, शिक्षा, धर्म जैसी संस्थाएं क्या हैं? सामाजिक तथ्यों का गठन करती है। कानून, शिक्षा, धर्म, हम जो समाज में रहते हैं कुछ ना कुछ कानून मानने होते हैं। धर्म, कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो क्या है? ये तीनों चीज़ें क्या करती हैं? सामाजिक तथ्यों का निर्माण करती हैं। तो एमाइल दुर्खाइम ने कहा समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक तथ्यों का अध्ययन। ठीक है, और उसने क्या कहा था? उसने कहा था पूंजीवाद का अध्ययन, कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये व्यक्ति विशिष्ट के लिए ना होकर सामान्य प्रकृति के होते हैं, जो कि अभी एमिल ने कहा कि जितने भी तथ्य होते हैं वो समाज में व्यक्तियों के लिए होते हैं, व्यक्ति को प्रभावित करते हैं और धर्म, कानून और शिक्षा से जुड़े होते हैं। अब ये तो आपको डीपली समझा दिया। अब जो मेन क्वेश्चन आ सकते हैं 1-2 मार्क्स में, वो क्या है? यांत्रिक एकता और समवायी एकता। दुर्खाइम के अनुसार परंपरागत संस्कृतियों का आधार व्यक्तिगत एकरूपता होती है। यह कम जनसंख्या वाले समाजों में पाई जाती है, यानी सभी लोग एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं, एक जैसा कार्य कर रहे हैं, एक जैसा जीवन जी रहे हैं। तो यांत्रिक, यंत्र का मतलब मशीन होता है। जैसा मशीनें एक जैसे काम करते हैं, सारी मशीनें अगर चला दी जाएँ तो एक तरह जैसे काम करेंगी, आवाज़ करेंगी, घर घर की आवाज़ आएगी। ठीक है, तो यांत्रिक एकता का अर्थ होता है सभी मनुष्य एक जैसा काम करें, कम जनसंख्या वाले समाज में पाई जाती है। और समवायी, ये विषमताओं पर आधारित होती है, यानी कि अलग अलगपन। हम इसको समझते हैं इस बॉक्स से, उसको नहीं समझ पाएंगे, हम इससे समझते हैं। तो यांत्रिक एकता आदिम समाज, आदि मानव के टाइम में पाई जाती थी, और समवायी आधुनिक समाज में पाई जाती है। ये कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में पाई जाती है, यह अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसका आधार व्यक्तिगत एकरूपता, यानी सभी व्यक्ति एक जैसे हैं। विषमता, तो अगर किसी समाज में सभी लोग अलग अलग प्रकार से जी रहे हैं, अलग अलग प्रकार से आचरण कर रहे हैं, तो समवायी एकता होगी। क्या होगी? समवायी एकता। और अगर एक जैसे ही काम कर रहे हैं, एक जैसे ही पूजा पाठ कर रहे हैं, एक जैसे ही खान पान है, तो क्या होगा? यांत्रिक एकता। तो यही अंतर है, यांत्रिक एकता, समवायी एकता, जो एमिल दुर्खाइम ने बताया। ये विशिष्ट रूप से विभिन्न स्वावलंबित होते हैं। ये दूसरों पर, जैसे कि ये ग्रुप क्या कर रहा है तो मुझे भी ऐसे करना है, ये अलग अलग ग्रुप पर डिपेंड होता है। यांत्रिक एकता व्यक्ति तथा समाज के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करती है। समवायी एकता प्रत्यक्ष संबंध, यानी कि यांत्रिक में अगर जैसे मशीन खराब होगी तो प्रोडक्ट खराब आएगा, वैसे अगर व्यक्ति गलत आचरण करेगा तो सभी लोग उसको डांटेंगे, है ना, काम ठीक नहीं होगा। समवायी एकता में क्या होता है कि प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, कि अगर एक व्यक्ति गलती कर रहा है तो उसको हटा दो, बाकी हम सही ठीक कर रहे हैं। ये समानताओं पर है, ये श्रम विभाजन होता है। यहाँ पे एकता को हम दमनकारी कानून, यानी कि सभी को एक जैसा काम करना है, कोई अपनी मर्जी काम कर नहीं सकता। इसमें क्या होता है कि सबके काम बटे होते हैं, जैसे जो बड़ा अफसर होगा बड़े काम करेगा, छोटे अफसर छोटे काम करेगा, इस तरीके से। तो यांत्रिक एकता और समवायी एकता का कंसेप्ट कौन लेकर आया? एमिल दुर्खाइम। कौन लेकर आया? एमिल दुर्खाइम। और उन्होंने क्या कहा था? समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक तथ्यों का अध्ययन।
दुर्खाइम ने 2 कानून भी बताए हैं, दमनकारी कानून और क्षतिपूर्वक कानून। तो इन कानून को समझते हैं। दमन होता है कि जानबूझकर किसी को दबाना, और क्षतिपूर्वक किसी साथ गलत हो गया तो उसको ऊपर उठाना। दमनकारी समाज में कानून द्वारा गलत कार्य करने वाले को सजा दी जाती है, जो एक प्रकार से उसके कृत्यों के लिए सामूहिक प्रतिशोध होता है। जबकि आधुनिक समाज में कानून का मुख्य उद्देश्य आपराधिक कृत्यों में सुधार लाना, यानी दमनकारी में जैसा कोई गलत करता है उसको मार डालते हैं, क्षतिपूर्वक में उसको समझाते हैं कि भाई इस बार गलती कर दी, अगली बार नहीं करना वरना तुम्हें सज़ा मिलेगी। तो क्षतिपूर्वक कानून आजकल का है, दमनकारी पहले जैसे राजा कोई भी नियम पास करता था, अगर किसी ने राजा की बात को नहीं मानी सीधा सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। आजकल क्या होता है, कोर्ट में केस चलता है, सज़ा दी जाती है, कुछ साल बाद छूट जाता है। तो क्षतिपूर्वक कानून आजकल की डेट का है। आदिम समाज में व्यक्ति पूर्ण रूप से सामूहिकता में लिप्त था। ये दमनकारी कानून कब होता है, जब आदिम अवस्था में, और आजकल क्या है, कुछ उसको छूट मिली है व्यक्ति को शासन करने में। पहले क्या था आदिम अवस्था में कि सभी को एक जैसा काम करना पड़ता था, कोई छूट नहीं थी। अगर राजा कहता है कि दिन में काम करो तो दिन में ही करना, रात में काम करो तो रात में ही करना पड़ता था। लेकिन आज वो अपने इच्छानुसार कार्य कर सकता है। आदिम समाज में व्यक्ति समाज के मूल्यों आचरणों पर मान्यताओं को संजोए रखने के लिए, यानी मान्यताओं की बहुत वो थी कि अगर किसी ने कोई भी गलत आचरण किया उसको सज़ा मिलनी ही मिलनी है। अब क्या है, समान उद्देश्य से व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से, यानी बहुत सारे लोग अपने अपने विचार रख सकते हैं, जिसके विचार अच्छे हैं उसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो एमिल ने जो दोनों कंसेप्ट दिए, बहुत सिंपल कंसेप्ट दिए। पहला कंसेप्ट था इनका यांत्रिक और सवाई एकता, दूसरा कंसेप्ट था इनका दमनकारी और क्षतिपूर्वक। तो यांत्रिक मतलब छोटे समाज में, यानी आदिम पुराने समाज में, सवाई भी आज के समाज में। यांत्रिक में क्या होता था कि एक जैसा काम करना पड़ता था, सवाई भी अलग अलग काम कर सकते थे। वही दमनकारी भी आदिम अवस्था का है और क्षतिपूर्वक आधुनिक का है। तो ये 2 कंसेप्ट किसने दिए हैं, एमिल दुर्खाइम ने। अब आते हैं लास्ट हमारे मैक्स वेबर, इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में समझते हैं। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विशेष जटिल प्रकार की वस्तुनिष्ठा की शुरुआत की, जिसे सामाजिक विज्ञान को अपनाना था। समानुभूति समझ के लिए आवश्यक है कि समाजशास्त्री बिना स्वयं की निजी मान्यताओं तथा प्रक्रिया से प्रभावित हुए पूर्ण रूपेण विषयगत अर्थों और सामाजिक कर्ताओं की अभिप्रेरणाओं को ईमानदारी पूर्वक विषयगत अर्थों और सामाजिक कर्तव्यों करें। नहीं समझ में आया होगा, बिल्कुल नहीं आया। तो सिंपल सा मामला है इसका कि सामाजिक विज्ञान ऐसा होना चाहिए इनके अनुसार कि व्यक्ति निष्पक्ष रूप से कार्य करे। मैक्स वेबर कहते हैं कि वस्तुनिष्ठा, यानी कि जो भी कार्य हो रहा है समाज में कोई भी इसकी जांच कर सकता है। तो मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए वस्तुनिष्ठा की शुरुआत करी। ऑब्जेक्टिविटी, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, एक ही सही होता है, 3 तो सही होंगे नहीं किसी कीमत पे, चौथा एक ही सही होगा। उसी प्रकार वह कार्य पे बल देता है जो समाज के सभी लोग सही मानते हैं, उन कार्यों पर बल नहीं देते जिसमें समाज के सभी लोग सही नहीं मानते। आदर्श प्रारूप एक पद्धति शास्त्रीय उपकरण है। आदर्श प्रारूप मॉडल की तरह है जो मानसिक रचना, जिसका उपयोग संपूर्ण घटना, समस्त व्यवहार, क्रिया, ये नहीं पढ़ेंगे हम, इसको मैं समझाऊंगा आपको, सिंपल बात। तो मैक्स वेबर ने कहा कि आदर्श रूप में, यानी वस्तुनिष्ठ मतलब है ऐसा व्यवहार करना जो आदर्श हो, जो सबके लिए अच्छा हो, जिसमें कोई भी किसी बात की बहस लड़ाई झगड़ा ना हो। तो सत्ता के प्रकार 3 थे। पारंपरिक सत्ता, जो हमारे पुराने समय चल पे आ रही है कि राजा होगा, राजा का बेटा फिर राजा बनेगा, फिर उसका बेटा फिर राजा बनेगा। करिश्माई सत्ता क्या होती है कि कोई व्यक्ति, जैसे महात्मा गांधी, ठीक है, राजा राम मोहन राय, हिटलर, ऐसा कोई एक पर्सनैलिटी आएगी और सबकी सोच को बदल देगी। तीसरा क्या है, लॉजिकल, जो आजकल है लोकतंत्र वगैरह, ठीक है। तो सत्ता के बारे में, जो सत्ता के बारे में दिया किसने दिया, मैक्स वेबर ने। समाजशास्त्र में सत्ता कैसी होनी चाहिए, मैक्स वेबर के अनुसार होनी चाहिए। पारंपरिक सत्ता क्या थी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, जो वो कहेगा वो सत्य होगा। सेकंड, करिश्माई नेता, कोई ऐसा नेता या कोई ऐसा व्यक्ति प्रकाश में आएगा जिससे सब प्रभावित होंगे। और तीसरा है लॉजिकल। अब नौकरशाही, नौकरशाही क्या होते हैं, जो लोग सरकार को चलाते हैं। नौकरशाही संगठन वह साधन है जो घरेलू दुनिया को सार्वजनिक दुनिया से अलग करने पर आधारित, यानी घर में बैठ के आप ऑफिस का काम नहीं कर सकते ना। एक आपको ऑफिस में ही आपको पढ़ना है तो स्कूल जाना ही पड़ेगा, ये थोड़ी एक टीचर घर आके तुम्हें पढ़ा के जाएगा। तो नौकरशाही एक संगठन होता है, एक संस्था होती है जो घरेलू दुनिया को सार्वजनिक दुनिया से अलग करती है। यानी कि आप घर में कैसा व्यवहार करो वो मैटर नहीं करता, आप बाहर कैसा व्यवहार करो वो मैटर करता है। तो नौकरशाही है। नौकरशाही में क्या होता है, अधिकारियों के कार्य, सभी के अपने अपने
कार्य होते हैं। प्रिंसिपल का कार्य क्या है भाई, मैनेजमेंट। टीचर का कार्य क्या है, पढ़ाना। स्पोर्ट टीचर का कार्य क्या है, खिलाना। योगा टीचर का कार्य क्या है, योगा करवाना। पदों की सोपानिक क्रम। सोपानिक मतलब एक गार्ड को प्रिंसिपल के बराबर सैलरी तो दे नहीं देंगे हम, एक टीचर को प्रिंसिपल के बराबर सैलरी दे नहीं देंगे। सबके काम बटे हुए हैं। गार्ड है तो उसका काम सिर्फ इतना है कि वो लोगों का ध्यान रखे। शिक्षक है तो उसका काम है सिर्फ पढ़ाई। प्रिंसिपल का है तो पढ़ाई का भी ध्यान रखना है और स्कूल को भी चलाना है। तो पदों का सोपानिक क्रम यानी कि स्टेप वाइज, ठीक है, क्रम। लिखित दास्तावादों की विश्वसनीयता यानी जो किसी भी संगठन में जो डॉक्यूमेंट होंगे, आपको जो रिपोर्ट कार्ड मिलते हैं, साइन मिलते हैं, अगर मैं बोल दूँ तेरे 80% नंबर आए, तुम कैसे मान लोगे, सर लिख के दो ना मुझे तभी तो मानूंगा मैं। तो विश्वसनीयता दस्तावेजों की। कार्यालय प्रबंधन, भाई ये नहीं कि कोई 8 बजे आ रहा है पढ़ाने के लिए, कोई 12 बजे पढ़ाने के लिए आ रहा है, ऐसा थोड़ी होगा। तो एक मैनेजमेंट होता है। और कार्यालय आचरण, आचरण का मतलब पहनावा, रहन सहन, बोलचाल। ये थोड़ी स्कूल में तुम गाली वाली दे रहे हो या कोई टीचर कच्चे में पढ़ाने आ रहा है, ऐसा थोड़ी होगा। तो नौकरशाही एक संस्था होती है जो घरेलू दुनिया को सार्वजनिक दुनिया से अलग करती है। यानी घर में आप चाहे कच्चे पहन के रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कूल में आप कच्चे नहीं पहन सकते, आपको एक आचरण का पालन करना पड़ेगा। तो अब तक आपको थोड़ा बहुत स्पष्ट हो रहा होगा। चैप्टर टफ था कि जो कार्ल मार्क्स ने दिया था वो किसके बारे में दिया था, पूंजीवाद के बारे में और आर्थिक व्यवस्था के बारे में दिया। और हमारे एमिल दुर्खैम ने दिया था यांत्रिक और स्वायवी और दमनकारी और दूसरा था आपका क्षतिपूर्वक। मैक्स वेबर ने सीधा सत्ता के प्रकार बताए हैं, ठीक है, और समाजशास्त्र को वास्तुनिष्ठा से जोड़ते हैं यानी ऑब्जेक्टिविटी से जोड़ते हैं, ठीक है। एक ने क्या कहा था, एक ने कहा था कि पूंजीवाद, वो कार्ल मार्क्स थे। दूसरे ने कहा था सामाजिक तथ्यों का अध्ययन, जो एमिल दुर्खैम थे। मैक्स वेबर ने कहा कि समाज में वास्तुनिष्ठा यानी कि ऐसा समाज हो जो आदर्श हो, जहाँ पे सभी के कुछ रूल रेगुलेशन हो, उसके अनुसार कार्य करें। जिसमें हम नौकरशाही एक प्रकार पढ़ रहे हैं कि नौकरशाही भी क्या है, एक आदर्श रूप है। हर जगह संस्था में इसी तरीके से काम होता है। अब जो मैंने आपको समझाया नौकरशाही में अधिकारियों के प्रकार है कि अधिकारियों में कार्य का विभाजन उनकी नियमों के अनुसार करते हैं, ठीक है। उनका चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होता है। एग्जाम देंगे, आईएएस का एग्जाम देंगे तो आईएएस बनोगे, टीचर का एग्जाम दोगे टीचर बनोगे। पदों का सोपानिक क्रम। उच्च अधिकारियों के अधीन निम्न अधिकारी यानी कि जो उच्च अधिकारी होते हैं वो उच्च आदेश लेते हैं, जो निम्न अधिकारी होते हैं निम्न काम करते हैं। निम्न काम ये नहीं कि नीचे वो बेकार का काम। भाई कलर का काम क्या है, तुम्हारी सैलरी बिल बढ़ाना, और एक आईएएस का काम क्या है, उस पर साइन करना कि भाई इतने पैसे दे दो, तो फ़र्क हो गया ना। लिखित दस्तावेज, तो एक नौकरशाही में जो भी संस्था होती है सारा काम रिटर्न बेस पे होता है, ओरल पे कोई भी काम नहीं होता। कार्यालय प्रबंधन, एक ऑफिस मैनेजमेंट होता है, दफ्तर होता है पूरा, उसमें कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, सबको पालन करना होता है। और एक आचरण, आचरण का मतलब पता है कैसे व्यवहार करना है। तो ये अब आपका चैप्टर एंड होने के कगार पे है। अब जितने आपने पढ़े ये पूरा कंटेंट एक तरीके से पढ़ ले। एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करवाता हूँ बेटा, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। लग रहा होगा कि कोई चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हो। तो ज्ञानोदय काल में क्या था, ज्ञानोदय समाजशास्त्र का जो विकास हुआ। आज हम समाजशास्त्र क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि लोगों को कैसा जीवन मिलना चाहिए और कैसा जीवन जी रहे हैं। तो समाजशास्त्र का जो उदय हुआ वो एक ज्ञानोदय क्रांति से, यानी कि लोगों में जब ज्ञान का विकास हुआ, लोगों ने समाज के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ, समाजशास्त्र का उदय हुआ। भाई जब भी तुम समाज के बारे में सोचोगे तो समाज का उद्धार कर रहे हो, तो समाजशास्त्र के बारे में चर्चा कर रहे हो ना। फ्रांसीसी क्रांति में समाजशास्त्र को क्या मिला, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा मिला, है ना। लोगों ने अपने हक के लड़ना शुरू किया। औद्योगिक क्रांति में समाज को क्या मिला, लोगों ने पैसा कमाना शुरू कर दिया, लोगों ने अपने आप को और अमीर बनाना शुरू कर दिया। तो आज हम जो समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं वो 3 स्टेज को पार करके पढ़ रहे हैं। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा समाज के बारे में कि भाई समाज का जो विकास हुआ 5 चरणों में हुआ है। पहले आदिम अवस्था में था, फिर दास बना, फिर सामंतवाद आया, फिर औद्योगिकरण आया, फिर पूंजीवाद आया, और कह रहा कि समाजवाद भी आएगा। हालांकि नहीं आएगा, लेकिन उसने लिखा था कि आएगा। तो 4 स्टेज तक हम पार कर चुके हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो संसार में अगर कुछ साल और रहे हम तो समाजवाद आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर पैसे की दौड़ में हम लगे रहे तो जीवन नष्ट हो जाएगा। हमें एक टाइम पे आके समाज का सोचना पड़ेगा। भाई तुम पैसा कमा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन प्रदूषण में जीवन तो कम हो गया ना तुम्हारा। अभी कल की न्यूज़ के अनुसार दिल्ली में 12 साल लाइफ कम हो गई रहूँगी। एमिल दुर्खैम ने क्या किया कि समाज में सामाजिक तथ्यों का अध्ययन, समाज में जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसका जो अध्ययन करते हैं वो समाजशास्त्र है। बेवर ने क्या कहा, बेवर ने कहा ऐसा समाज जहाँ पे वास्तुनिष्ठा हो, यानी ऑब्जेक्टिविटी हो, ऐसा समाज जहाँ पे सब रूल रेगुलेशन के अनुसार चले, नौकरशाही हो,
सत्ता ऐसी हो जिसमें तर्कपूर्ण रूप से कार्य करें। तो इन तीनों ने भी समाजशास्त्र के उदय में योगदान दिया। ठीक है, अब कुछ प्रश्नों पे हम ध्यान देंगे। कुछ नए शब्द जो आपने पहली बार सुने, उत्पादन का तरीका, ये एक शब्द है उत्पादन का तरीका। ये एक भौतिक प्रणाली है, फिजिकल रूप से। देखो कोई भी चीज़ अगर नहीं बनाओगे तो दिखेगी ना आपको, तो एक भौतिक प्रणाली है जो लंबे समय तक बनी रहती है। उत्पादन के तरीकों, प्रत्येक तरीकों को उत्पादन के साधन कहते हैं, जैसे कि प्रौद्योगिकी, उत्पादन के संगठन के रूप, दास्ता, ये सब जितने भी जो भी उत्पादन में हम यूज़ होते हैं, मजदूरी, भूमि, श्रम, पूंजी, टेक्नोलॉजी, ये सब क्या उत्पादन के तरीके हैं। कार्यालय एक संस्था होती है जहाँ पे सभी के कुछ पद होते हैं, यानी एक संस्था होती है, नौकरशाही संस्था है जहाँ पे कुछ निर्धारित अधिकार होते हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं, जिसको सब अपने अनुसार करते हैं। अगर कोई अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह नहीं करता उसको हम हटा सकते हैं। पुनर्जागरण काल 18वीं सेंचुरी में हुआ था, जब लोगों में पहली बार आया कि नहीं, हमें अब लोगों के बारे में सोचना चाहिए। पहले लोग पैसे के बारे में, राजा के बारे में सब सोचा करते, लेकिन पुनर्जागरण काल जब लोगों ने पहली बार मनुष्य के बारे में सोचना कहा तो उसे पुनर्जागरण काल कहते हैं, जो 18वीं सेंचुरी में यूरोप में आया। अलगाववाद एक ऐसी स्थिति जब मनुष्य अपने आप को समाज से भी अलग कर लेता है, उत्पाद से भी अलग कर लेता है और पूंजी से भी अलग कर लेता है। अपने आप को दूर महसूस करता है, वो काम पे जा रहा है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे, कोई वो अपने कुत्ते वाली ज़िंदगी जी रहा है तो जी रहा है। तीसरा सामाजिक तथ्य, यानी ऐसे रूल्स रेगुलेशन, ऐसे आचरण मान्यताएं जो सभी को मानना चाहिए, यानी व्यक्तियों ने ही बनाए हैं, व्यक्तियों ने ही बनाए हैं, जो व्यक्ति द्वारा बनाया नहीं जाता उनके व्यवहार पर, यानी कि लोगों की सोच है कि हमें ऐसा करना है, उसे सामाजिक तथ्य बोलते हैं, जो कि किसने दिया था, एमिल दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य दिया था। अब 3 क्रांतियाँ कौन सी थी भाई, ये क्वेश्चन है 1 नंबर में, यही ऐसे आएंगे कि वो 3 क्रांतियाँ बताओ जिसने समाजशास्त्र को विकास किया। कोई भी बच्चा बता दे कौन सा, वैज्ञानिक क्रांति, भाई ज्ञानोदय को हम वैज्ञानिक क्रांति भी कहते हैं, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति। तो पहला आपका उत्तर सही है। अब बताओ सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की नींव कहाँ रखी गई थी, ब्रिटेन में 1780 से 1820 या 50 तक। ठीक है, ये था टाइम पीरियड। किस समाजशास्त्री ने यांत्रिक एकता, समवायी एकता, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके परीक्षा में, एमसीक्यू में, तो किसने कहा था, एमिल दुर्खाइम ने। नाम एमिल ही लिखा हो, दुर्खाइम लिखा हो, लास्ट नेम हमें याद है, तो उसने कहा था। आदर्श प्रारूप सिद्धांत किसने दिया है, बेवर, कि एक आदर्श समाज होना चाहिए, ये बेवर ने किया है। फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को क्या दिया है, सबको पता है क्या दिया है, क्लियर है। तो चैप्टर ध्यान से अगर आपने सुना तो आपको ये सारे प्रश्न क्या है, याद हो गए हैं। ठीक है, और देखते हैं कौन से आपके और आपके सहपाठी द्वारा मार्क्सवादी अर्थों में एक वर्ग है। भाई वर्ग क्या होता है, ग्रुप जिनकी सोच एक जैसी होती है। ये सही गलत क्वेश्चन। ज्ञानोदय का अर्थ क्या है कि जब मनुष्य ने अपने ज्ञान का उपयोग करना शुरू किया और अपने ज्ञान के अनुसार नए नए चीज़ें खोजी। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज के विभिन्न स्तर क्या थे, 5 स्तर आपको बताया मैंने। क्या क्या था, आदिम सामंतवाद था, दासता था, सामंतवाद था, ठीक है, और पूंजीवाद, और लास्ट का था समाजवाद। नौकरशाही एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी लोगों के बीच काम का बंटवारा होता है, एक संस्था होती है, सभी लोग उसके अनुसार कार्य करते हैं। परंपरा सत्ता करिश्माई सत्ता से कैसे अलग है, परंपरा मतलब राजा का बेटा राजा बनता है, कोई एक नेता बन गया, सब उसकी बात मान रहे हैं, उसका बेटा फिर नेता बन गया। करिश्माई कोई ऐसा व्यक्ति उठ के आता है जो अपने आप को प्रूव करता है और वो बेस्ट बन जाता है, जैसे महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, हिटलर। सामाजिक तथ्य क्या होते हैं, वो तथ्य हैं जो समाज में सभी को आचरण करने होते हैं और जो आचरण करते हैं उसके बारे में जो उनकी समझ होती है। 3 क्रांतियों के नाम हमें पता है, हम लिख देंगे। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई इसके बारे में लिख देंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आप अपने आप कर सकते हैं। ये देखो, सवायवी एकता आधुनिक समाज की पहचान है। कैसे कि सवायवी एकता में सभी के विचारों का वैल्यू रखी जाती है, सभी के विचारों को माना जाता है। ठीक है, अपने अपने रूप से वे विचार बदल सकते हैं, अच्छी बातों को ग्रहण कर सकते हैं, बुरी को त्याग कर सकते हैं। पॉइंट में लिखेंगे, 4 में 4 नंबर मिल जाएंगे आपको। तो यहीं पे हम एनबी लर्निंग की ये वाली वीडियो एंड करते हैं। हम अगली वीडियो में भारतीय समाजशास्त्रियों के बारे में लेकर आएंगे, जो कि बहुत ही सरल है। हालांकि ये चैप्टर बहुत ही मुश्किल था और मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको आसान ढंग से समझाऊं। अगर वीडियो को अंत तक देखते हैं तो चैप्टर आपको आसानी समझ आ जाएगा। 1-2 बार वीडियो देखने में आपको चैप्टर लर्न हो जाएगा। एनबी लर्निंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो।